फॉर एग्जाम्पल के लिए समझना आप, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं जो है आप लोगों से, आप में से किसी एक से, फॉर एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के रूप में समझना, मैं आप में से किसी से 10,000 रुपए उधार ले लेता हूं। मैंने आप में से किसी से 10,000 रुपए क्या ले लिए? उधार। ठीक है, तो इस केस में आपको मैं क्या बोलूंगा, यानी कि आप मेरे लिए क्या होंगे? क्रेडिटर। आप लेनदार हैं, आप कौन हो गए? क्रेडिटर, यानी कि लेनदार मेरे लिए। बट मैं आपके लिए क्या हुआ? डेटर, देनदार। ओके, ठीक है। तो दो पार्टीज होती है किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, डेटर और क्रेडिटर। मैंने आपसे 10,000 रुपए उधार लिए हैं, तो अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो आप मेरे लिए क्रेडिटर हैं, लेनदार हैं, मुझे आपको वो 10,000 रुपए लौटाने हैं। ओके। और अगर मैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं कौन हुआ आपके लिए? डेटर, क्योंकि मुझे आपको पैसे देने हैं। तो आपके लिए मैं डेटर, मेरे लिए आप क्रेडिटर। यस, ओके, बढ़िया है। अब मैं डेटर हूं, आप क्रेडिटर हैं, समझ गए? ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे आपको पैसे देने हैं, बट मेरी जो टोटल लाइबिलिटी 10,000 रुपए है, जो मैंने आपसे उधार लिए, मेरी ओनली यही लाइबिलिटी है, यही मेरा दायित्व है, और कोई दायित्व नहीं है कि आपको 10,000 रुपए देने हैं। बट मेरी जो टोटल एसेट्स है, मेरी जो टोटल संपत्तियां हैं, वो 6,000 की है एग्जाम्पल के लिए। तो मैं क्या आपको कभी भी पूरे 10,000 रुपए का भुगतान कर पाऊंगा? क्या मैं आपको पूरा पेमेंट कर पाऊंगा? अगर मैं मेरी जितनी भी एसेट्स पड़ी है, जो कितनी की है? 6,000 रुपए की, उसको बेचूं तो कितने मिलेंगे? 6,000। तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कितना भुगतान कर सकता हूं? 6,000 रुपए। बस यहीं पर इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो जब भी कोई बिजनेस, जब भी कोई इंडिविजुअल, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म, जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, पुष्पांजलि नो क्या बोल रहे हैं? पुष्पांजलि एनी प्रॉब्लम? आपने नो लिखा है, ऐसे मेरा रिदम तोड़िए मत प्लीज। एक बार थम्स अप भेजिए, चलो इसी बात पे फिर आगे चलते हैं। उन्होंने कुछ नो लिखा है, पता नहीं क्यों नो लिखा है। प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए, तो इसका मतलब सिंपल है, जब भी कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन उस केस में इंसॉल्वेंसी की स्टेज में आ जाता है जब लायबिलिटी बहुत ज्यादा है और उसकी एसेट्स कम है। अब वो एसेट बेचकर भी लायबिलिटी पूरी पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो इंसॉल्वेंसी की केस में सामने वाले को, क्रेडिटर को घाटा होगा, डेफिशिएंसी 100% होगी। क्योंकि बंदा इंसॉल्वेंट तभी होता है, कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट तभी होती है, दिवालिया तभी होती है, इंसॉल्वेंसी की स्टेज तभी आती है जब पूरा पेमेंट नहीं हो पाता है। तो इस केस में कैसे इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर चलेगा? कैसे पता लगेगा कि मेरे पास 6,000 की ही एसेट है? हो सकता है मैंने बहुत सारी एसेट छुपा के रखी हो ताकि आपको पूरा पेमेंट नहीं करना पड़े। इसका प्रोसेस क्या है इंसॉल्वेंसी का? इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है? एसेट बेच के लायबिलिटी कैसे, किस तरीके से पे करी जाएगी? क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी लायबिलिटी हो सकती है। मैंने तो यहां एग्जांपल दिया, आपसे 10,000 रुपए लिए, हो सकता है मैंने और भी बहुत सारे लोगों से पैसे लिए हुए हो। तो किसको कितना पेमेंट करना है, एसेट कैसे बेचनी है, ये पूरी पारदर्शिता इसमें कैसे आएगी? तो इसके ऊपर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कुछ कानून बने हुए हैं, कुछ एक्ट बने हुए हैं, वो हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक। तो देखिए, यहां से स्टार्ट होता है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा और भी बड़ा कर सकता हूं। इंसॉल्वेंसी क्या है? सबसे पहले आता भैया, इंसॉल्वेंसी नाम की चीज है क्या? भले इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहां देखेंगे क्या लिखा हुआ? इंसॉल्वेंसी इज
इंसॉल्वेंसी इज अ फाइनेंशियल स्ट्रेंजेंसी, मतलब जब फाइनेंशियली कोई वीक हो जाता है तो उसको इंसॉल्वेंसी बोला जाता है। व्हेन एन इंडिविजुअल, जब कोई व्यक्ति और एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, यानी कि कोई भी संगठन या कोई भी कंपनी इज नो लॉन्गर कैपेबल, उसके पास अब क्षमता नहीं है, अब वो क्षमता नहीं रही, टू पे द डेब्ट्स, डेब्ट्स मतलब ऋण, दायित्व चुकाने की अब क्षमता उसमें नहीं रही, दायित्व ऋण चुकाने की क्षमता अब उसमें नहीं रही। ही इट ओज, जो उसने ले रखे हैं। जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी जो उसने ऋण ले रखे हैं उसको चुकाने की उसमें वित्तीय रूप से क्षमता नहीं रह जाती है, तो उस स्थिति को, उस स्टेज को इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन बोला जाता है। ओके, इंसॉल्वेंसी यूजली लीड्स द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, लेकिन ये जो इंसॉल्वेंसी होती है वो ऐसे ही नहीं कोई भी बंदा अपने को उठ करके बोल देगा कि भैया मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया। इसके लिए एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चलाई जाती है, यानी कि इंसॉल्वेंसी की एक प्रक्रिया चलाई जाती है, इन विच लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द इंसॉल्वेंट। और इस केस में लीगल यानी कि कानूनी वैध एक्शन लिया जा सकता है। कौन लेगा? आप लेंगे। आप बोलोगे आप कैसे? क्योंकि मैंने शुरू में एग्जांपल दिया ना, मैं डेटर हूं, आप क्रेडिटर है, आपको मुझसे पैसे लेने हैं, तो आप एक्शन ले सकते हैं। आप जाके केस कर सकते हैं मुझ पे कि इस बंदे को इंसॉल्वेंट कीजिए, इस कंपनी को, इस फर्म को इंसॉल्वेंट कीजिए। क्रेडिटर जो है डेटर के ऊपर क्या कर देता है? इंसॉल्वेंसी का केस डाल देता है और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चलाता है। An asset may be liquidated to pay off the outstanding debts, जिससे क्या होगा? एसेट्स को लिक्विडेट यानी कि एसेट्स का समापन करके, एसेट्स को बेच करके दायित्व चुकाए जाएंगे। ये होता है इंसॉल्वेंसी। ओके, अब यहां आता है व्हेन अ पर्सन, कब एक व्यक्ति और कब एक एंटिटी यानी कि कोई संस्था, कोई कंपनी कैन बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कब किसको, किसी को दिवालिया घोषित किया जाता है। डिक्लेयर मतलब घोषित। किस स्थिति में, कौन सी स्टेज के अंदर किसी को दिवालिया घोषित किया जा सकता है? तो यहां पर किसी भी पर्सन को दिवालिया डिक्लेयर करने से पहले ये दो पॉइंट आपको देखने होते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। व्हेन अ पर्सन और एंटिटी, जब कोई व्यक्ति और एंटिटी शुड बी अ डेटर, जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था क्या हो? डेटर हो। डेटर मतलब उसको किसी को पैसे देने हो। जैसे मैं डेटर हूं, मुझे आपको पैसे देने। ओके, ही इट शुड हैव डन एनी एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, और उसने कोई एक्ट कर दिया है इंसॉल्वेंसी का। अब आप बोलेंगे सर ये क्या चीज है? एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या होता है? एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कब डन होता है? तो दो स्टेज बोली ना, एक तो क्या, जब कोई डेटर हो, और दूसरा क्या, उसने इंसॉल्वेंसी का एक्ट कर लिया, इंसॉल्वेंसी जैसा उसने कुछ काम किया। अब इंसॉल्वेंसी जैसा एक्ट क्या होता है? ये रहा यहां पर। एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी किसे बोलते हैं? एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी तब होता है व्हेन अ पर्सन, यानी कि वो डेटर, सो दैट, वो बताता है, सो करता है दैट ही इज नॉट एबल टू पे हिज लायबिलिटी, वो अपना दायित्व चुकाने में असमर्थ हो। इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी। एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या हो गया? जब कोई पर्सन अपना डेप्ट यानी कि अपना दायित्व, अपनी लायबिलिटी चुकाने में क्या होता है? इनकैपेबल, असमर्थ हो जाता है। वो बोलता है भैया मेरे दायित्व नहीं चुका पाऊंगा, मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी एसेट बहुत कम है, एसेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, मैं डेटर हूं लेकिन मैं पेमेंट करने में असमर्थ हूं। तो उस केस में
उसे क्या डिक्लेयर किया जा सकता है? इंसॉल्वेंट। ओके, ठीक। अब कैसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा? ऐसे ही कर दिया जाएगा या इसके लिए कुछ होगा, या इसके एक्ट कौन कौन से हैं? आइए हम वो पढ़ते हैं। तो देखिए, किसी भी पर्सन को इंसॉल्वेंट अगर डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए कुछ एक्ट बने हुए हैं। मैं पहले आपको वो पढ़ाता हूं, किस केस में कब बंदा इंसॉल्वेंट होता है। ठीक है, उसके लिए पहले हमको एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, फिर आपको वो समझ आएगा। वो है लो, इंसॉल्वेंसी लो। दो तरह के इंसॉल्वेंसी लो आपको पढ़ने होते हैं, जिसके जरिए पता लग जाता है कि किसी को इंसॉल्वेंट कैसे डिक्लेयर करना है। ये है इंसॉल्वेंसी लॉ, यानी कि दिवालियापन कानून। अब दिवालियापन कानून कौन कौन से हैं? तो बेटा तीन कानून है, तीन कानून है। एक तो कानून बना हुआ है, ये रहा फर्स्ट नंबर, ये रहा सेकंड नंबर, और ये थर्ड वाला मैं अभी आपको बताऊंगा, जो हमने कल करा था। मैं जो कल कराने की कोशिश कर रहा था वो थर्ड वाला था। फर्स्ट वाला कौन सा है? फर्स्ट वाले का नाम है द प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909। द प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909। सेकंड वाला कौन सा है? द प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। दोनों की अंग्रेजों के जमाने के हैं। सुना ना डायलॉग, हम तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर है। तो ये अंग्रेजों के जमाने के दो लॉ बने हुए हैं, कानून बने हुए, एक्ट बने हुए, अधिनियम बने हुए। एक का नाम क्या है? द प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, और एक द प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। जब कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, और वो रहता है कहां पर? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सिटीज में रहता है। यानी कि ये हो गया आपका MKC। MKC मतलब जब कोई रहता है MKC में मतलब मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन तीनों मेट्रो सिटी में अगर कोई बंदा रहता है, हाँ जी, क्या करता है? रहता है, और वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाना चाहता है, क्योंकि वो डेटर है लेकिन अपने लायबिलिटीज को पेमेंट करने में इनकैपेबल है, कैपेबल नहीं है, असमर्थ है अपने दायित्वों का भुगतान करने में। तो उसके ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा? ये एक्ट लगेगा, द प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंट एक्ट 1909। ओके। अगर कोई बंदा रहता है कहां? MKC के अलावा सिटी अदर देन MKC के अलावा किसी और सिटी में रहता है, किसी और जगह में रहता है, मुंबई में नहीं रहता, कोलकाता में नहीं रहता, चेन्नई में रहता था, तो कहां रहता? इनके अलावा कोई और, कोई भी सिटी ले लो, कोई भी, जो आप अपनी जहां रहते हो उस सिटी में रहते हो आप, लेकिन इन तीनों में नहीं रहते, और वहां इन सिटी के अलावा किसी और शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर डेटर है और अपनी लायबिलिटीज को पे करने में क्या है? इनकैपेबल है, असमर्थ है, तो उसके ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा? द प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। ओके। थर्ड नंबर जो मैं आपको कल करा रहा था, IBC 2016। IBC मतलब इंसॉल्वेंसी, फुल फॉर्म भी लिखा देता हूं आपको, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। ये तो अभी का है, 2016 में आया है। ये एक्ट पता है किस पे लगता है? ये एक्ट लगता है कंपनीज पर। जब कोई कंपनी बोलती है मैं डेटर हूं, मैंने बहुत सारी लायबिलिटी ले रखी है, मैं डेटर हूं, मुझे लोगों को पैसे देने हैं, बट मैं इनकैपेबल हूं, असमर्थ हूं, क्योंकि लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो किसी कंपनी को अगर इंसॉल्वेंट करवाना हो तो उसके ऊपर ये एक्ट लगेगा, आईबीसी कोड, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अब कोई बोले सर क्या 2016 से पहले कंपनियां नहीं थी? हाँ थी ना,
तो अब तब कौन सा एक्ट लगता था? 2016 के बाद में तो कंपनी पे आईबीसी 2016 लगता है। उससे पहले कौन सा लगता था? उससे पहले लगता था कंपनीज एक्ट 1932, कंपनी अधिनियम 1932। उसके बाद आया था कंपनी अधिनियम 2013, तो वो लगता था कंपनियों पर। अच्छा, अब वो नहीं लगता। अब कौन सा लगता है? ये लगता है आईबीसी 2016। अगर इंडिविजुअल है तो उस पे ये दोनों लगेंगे। इंडिविजुअल मतलब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाना है खुद को, या उसके क्रेडिटर उसको करवाना चाहते हैं, तो कौन सा एक्ट लगेंगे? द प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909। और अगर किसी और दूसरा कौन सा? द प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। और कोई कंपनी है तो कौन सा लगेगा? आईबीसी कोड 2016। अगर कोई कंपनी अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाना चाहती है। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराने से होगा क्या? कुछ नहीं होगा, सारी एसेट बेचेंगे और जितनी लायबिलिटी पे कर सकते हैं वो कर देंगे, बाद में कंपनी बंद। या इंडिविजुअल जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर, कंपनी भी इंसॉल्वेंट, उसका वाइंडिंग अप लिक्विडेशन हो जाता है। आया समझ में? ये तीनों, ये है इन तीनों। तो सर इसको हम चार्ट बना के समझे तो बिल्कुल समझ सकते हैं। प्रोसीडिंग कैसे चलेगी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग? इसके लिए देखिए क्या होगा कि आप कहां रहते हैं। मैं इंडिविजुअल का बता रहा हूं। किसका बता रहा हूं? इंडिविजुअल का। किसका बता रहा हूं बेटा? इंडिविजुअल का। अगर कोई इंडिविजुअल है और अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराना चाहता है, यानी कि कोई डेटर है और उसके क्रेडिटर उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराना चाहते हैं। क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि इनकैपेबल फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, क्योंकि वो लायबिलिटीज का पेमेंट करने में क्या है? इनकैपेबल है, यानी कि असमर्थ है, दायित्व चुकाने में असमर्थ है। ओके, तो फिर उस देखना जाएगा कि वो कहां रहता है। बंदा रहता कहां है आखिर? बंदा रहता है एमकेसी में। अब मेरे को फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, या फिर अदर देन एमकेसी, एम के अदर देन एमकेसी। अगर वो बंदा एमकेसी में रहता है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रहता है, तो कौन सा एक्ट अप्लाई होगा? द प्रेसिडेंसी ये वाला देखो, द प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, ये वाला एक्ट अप्लाई होगा। और अगर मैं अदर देन एमकेसी रहता हूं तो फिर एक्ट लगेगा द प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। ओके, इसके अंदर किसको अपॉइंट किया जाएगा इंसॉल्वेंसी के लिए? इसके अंदर अपॉइंट किया जाएगा ऑफिशियल असाइनी को। ओके, इसके अंदर किसको अपॉइंट किया जाएगा? इसके अंदर अपॉइंट किया जाएगा, इंसॉल्वेंसी करवाने के लिए किसको अपॉइंट किया जाएगा? इसके अंदर अपॉइंट किया जाएगा ऑफिशियल
ये पूरी थ्योरी आपको याद हो जाएगी ऑफिशियल रिसीवर को, 100% आपको याद हो जाएगी, आपको रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ आ जाएगी पूरी। ये हो गया, अभी तक जो पढ़ा वो ये पढ़ा मैंने, ये पढ़ाया आपको। जब कोई इंडिविजुअल यानी कि कोई डेटर है इनकैपेबल है, असमर्थ है लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो देखना पड़ेगा वो कहां रहता है। एमकेसी में रहता है तो ये वाला एक्ट लगेगा, ऑफिशियल असाइनी को अपॉइंट किया जाएगा उसको इंसॉल्वेंट करवाने के लिए, और अगर एमकेसी के अलावा रहता है तो अपॉइंट किया जाएगा ऑफिशियल रिसीवर। जो अभी पढ़ा उसका ये पूरा सारांश। अब आगे देखिए क्या है, अब क्या किया जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट वेस्ट इन द ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर टू रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट इन द मैनर गिवन बिलो। क्या मतलब, चाहे ये अपॉइंट हो चाहे ये अपॉइंट हो, दोनों में से कोई भी अपॉइंट क्यों ना हो, दोनों में से कोई भी अपॉइंट हो जाए, दोनों का काम क्या है, दोनों क्या करेंगे। अगर सिंपल एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि दोनों भैया क्या करेंगे, क्या एसेट से कुछ पैसा रियलाइज करेंगे, एसेट से पैसा क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे, लायबिलिटीज क्या करेंगे, पे करेंगे, और फिर एंड में क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी। वो तो आनी है, क्योंकि इंसॉल्वेंटी बंदा तब हो रहा है जब लायबिलिटी ज्यादा है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। बट यहां मुद्दा इस पे आता है, अगर इस चार्ट को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूं ना तो इस पे मुद्दा आता है, ये जो लायबिलिटीज है, हाँ, इसकी हेराची क्या होगी, इसका मैनर क्या होगा, पेमेंट कौन सी लायबिलिटी पहले पे की जाएगी, कौन सी लायबिलिटी बाद में पे की जाएगी, यही बात कर रहा है यहां पर। तो लायबिलिटी का पेमेंट किस तरीके से होगा, क्या मैनर होगा कि आप दायित्व चुकाएंगे, जो पैसा सेल एसेट सेल करने के बाद आपके पास आएगा उससे आप सबसे पहले पे क्या करेंगे। तो ये रहा, सबसे पहले आपको पे करना है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, सबसे पहले किसको पेमेंट करना है, सिक्योर्ड क्रेडिटर को। फिर क्या पे करना है, रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिशियल रिसीवर। फिर पे करना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और फिर पे करना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इस तरीके से ये हेराची होगी, या कह सकते हैं आप ये स्टेप होंगे, सबसे पहले किसको प्रायोरिटी, सबसे पहले किसको देनी है पेमेंट करने की। तो देखिए, यानी कि जब लायबिलिटी पे करनी है तो उसकी सबसे पहले किसको लायबिलिटी पे की जाएगी, सबसे पहले करेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब आप बोलोगे सर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि सुरक्षित लेनदार। ये लेनदार वो होते हैं, मान लेते हैं मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए ना, हाँ आपसे 10,000 रुपए लिए, यस है ना, मैं डेटर हूं, आपसे लिए 10,000 रुपए में, आप मेरे लिए क्रेडिटर है, तो मैं आपको पेमेंट सबसे पहले करूंगा। क्यों पेमेंट आपको सबसे पहले करूंगा, क्योंकि मैंने 10,000 रुपए जब लिए थे, तब मान लेते हैं ये फोन वैसे सस्ता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने आपको 50,000 रुपए का फोन आपके पास गिरवी रखा था, और मैंने इसको गिरवी रख के आपसे 10,000 रुपए लिए, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा। क्यों, उससे फोन बेचने से तो 50 मिलेंगे, 10,000 दे दो उनको, बाकी 40 दूसरी लायबिलिटी पे करो, ऐसे। तो ये सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं। सेकंड नंबर पे किया जाएगा रेम्यूनरेशन ऑफ, किसका रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑफिशियल असाइनी अगर वो है तो, या रिसीवर। वो जो बंदा कोर्ट ने अपॉइंट किया ना, वो एसेट बेचेगा, लायबिलिटी पे करेगा, इतनी माथाफोड़ी करेगा, वो फ्री फोकट का थोड़ी करेगा, उसको भी रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा ना। रेम्यूनरेशन मतलब पारिश्रमिक, कुछ सैलरी कमीशन बोनस जो भी है उसको देना पड़ेगा। थर्ड नंबर होते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ये कौन होते हैं, पूर्वाधिकारी लेनदार होते हैं। ये कौन होते हैं मैं बताऊंगा, अगर गवर्नमेंट आपसे कुछ पैसा वगैरह मांगती है, पूर्वाधिकारी या पूर्वाधिकार लेनदार, लीगल ड्यूज वगैरह जो होते हैं ना, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएंगे, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या होते हैं, लिस्ट बताऊंगा। और फोर्थ नंबर, एंड में किसको पे किया जाता है,
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं यानी कि असुरक्षित लेनदार, ये सुरक्षित नहीं होते, सबसे एंड में इनको पेमेंट किया जाएगा। अब कोई बोले सर यहीं पर पैसा खत्म हो गया तो खत्म कहानी, बस बाकी सबका पैसा डूब गया। यहां खत्म हो गया तो बस ठीक है, यहां खत्म हो गया तो यहां तक ही आएगा, यहां तक कुछ पैसा पहुंच गया तो जितना पहुंचेगा उतना पेमेंट हो जाएगा। बट ये तो 100% श्योर है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कभी भी फुल पेमेंट नहीं होगा। अगर इनका भी फुल पेमेंट हो जाता तो फिर इंसॉल्वेंसी की, दिवालियापन की स्टेज आती ही कैसे, फिर ये असमर्थ कैसे होते दायित्व चुका